पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 आपको हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन प्लान पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे कई सारी बेसिक बातें क्लियर की हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कई क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कई इंपॉर्टेंट लॉ जैसे ओम लॉ और हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डिस्क्रिप्शन पूछे जाते हैं और इसके बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जो आज हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। तो इन्होंने पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन बताया। किसके बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में, V और I के बीच में। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब ऐसा हम लोग समझे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट था ओम्स का। ओम ने कहा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग देखें तो पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। इसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम लोग हटाएं तो एक कांस्टेंट होगा, ये चीज V by I कांस्टेंट होगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग टर्म करते हैं R से। R क्या है यहां पे? रेजिस्टेंस। तो बहुत फेमस फॉर्मूला यहां से निकल के आता है फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है V = IR। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप सिर्फ इसका यूज करके आप हीटिंग इफेक्ट में डिफरेंट कन्वर्जन करके फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम ग्राफ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें V और I के वर्सेस, अगर हम लोग VI का ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस होता है V by I, तो क्योंकि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां से, तो हमको पता है अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, किसमें? ओम्स लॉ में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पुट अप कर सकता है कोई भी एग्जामिनर कि व्हाट विल द ग्राफ ऑफ VI कर्व। तो VI कर्व हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई ग्राफ की। अब अगर हम लोग यहां से देखें, जैसे एक चीज और, मान लीजिए हम यहां से थीटा एंगल निकालते हैं, थीटा एंगल निकालते हैं तो tan थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं स्लोप। तो यही स्लोप हमको क्या दे देगा? रेजिस्टेंस। क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे परपेंडिकुलर है V और बेस है I, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें क्या मिल गया? स्लोप मिल गया, जो कि हमें दे दिया रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई ओम्स लॉ की आप लोग को। अब हम लोग ने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग दो डिवाइसेस को जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बुक में भी दे रखी है। जैसे पहली डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर और एक होती है, यहां लिख लेते हैं, एमीटर। ये दो डिवाइसेस हैं। वोल्टमीटर होती है जब हमें वोल्टेज नापना होता है, वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, जैसे सर्किट, होम सर्किट, जो घरों में सर्किट होती है वहां वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। तो एक होता है वोल्टमीटर, तो हम लोग वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, उसको नापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं। एंड एमीटर का यूज होता है करंट नापने के लिए, मींस हम लोग को जब करंट मेजर करनी है किसी सर्किट में कितना होता है तो वो हम लोग एमीटर यूज करते हैं। एमीटर को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के लिए, जैसे एमीटर आपको पता है कि करंट मेजर कर रहा है, तो करंट मेजर करेगा तो उसे सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरा अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल में, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था सीरीज और पैरेलल पे, अभी मैं फिर से बताऊंगा उसे, कि सीरीज में करंट सेम होती है। तो अगर सीरीज में करंट सेम है तो एमीटर करंट नापता है, तो हमें एमीटर को सीरीज में लगाना होगा। क्यों सीरीज में लगाना होगा, समझ में आया? क्योंकि एमीटर क्या नापता है? करंट, और करंट हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ सेम मिलेगी।
क्योंकि मैंने बताया था बाइफरकेट हो जाती है पैरेलल में, तो फिर वो करंट हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। अब आप इसी तरह इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, क्यों पैरेलल में ही, क्यों इसलिए पैरेलल में क्योंकि हमने बताया था वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सेम रहता है और वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होता है। तो पैरेलल में जब वोल्टेज सेम होता है तो हम लोग अगर वोल्टमीटर पैरेलल में लगा देंगे तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आया, एमीटर सीरीज में होगा, वोल्टमीटर पैरेलल में होगा। ओके, एक पॉइंट और, एमीटर करंट मेजर करता है। आप लोगों को पता है अगर हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, यहां से देखिए जैसे V/R ये चीज, रेजिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो आप लोग बताइए करंट कम होगी या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स करंट कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगी। तो अगर हम लोग को एग्जैक्ट करंट नापनी है, एक्यूरेट करंट मेजर करनी है, तो हमें रेजिस्टेंस इसका बहुत लो रखना होगा जिससे मैक्सिमम करंट जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो फ्लो हो सके। क्योंकि आपने अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रखा तो करंट कम फ्लो होगी तो हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। उसी तरह पैरेलल में हमको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। इनफाइनाइट तो आइडियल होगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनफाइनाइट, वैसे आइडियल वोल्टमीटर में आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलता भी नहीं है। हम लोग मैक्सिमम रखते हैं, ये कह सकते हैं मैक्सिमम, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, वोल्टमीटर से करंट ही नहीं पास होगी। उसका फायदा ये रहेगा कि हमें जो पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है वो सेम ही मिलता रहेगा। तो हम लोग ये देखें कि वोल्टमीटर एमीटर क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। तो ये चीज हम लोग ने देख ली। तो अब हम लोग एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लें। वैसे V/I तो हम लोग ने पढ़ ही लिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से हम लोग को पता चलेगा रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे निर्भर करता है, मींस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिजिक्स में कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना होता। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको फॉर्मूले मेमोराइज रहेंगे और हो जाएंगे अपने आप ही। तो यहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड एरिया क्या है, सॉरी ए क्या है, एरिया ऑफ वायर। अब मेरी बात सुनिए, आर इक्वल टू ρL/, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं इन्हीं पे, अभी हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वहां से हमें क्लियर होगा कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे है इस फॉर्मूले का। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोग मान लीजिए मैंने लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो फिर आप यहां देख के बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी ट्वाइस ही होना चाहिए। अगर मैंने इसको मान लीजिए एरिया को ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? अगर मैंने इसे ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस हाफ, इसे ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस ट्वाइस। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो ये फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। मैंने कल सीरीज पैरेलल डिस्कस किया था लेकिन आज फिर से एक बार कर ले रहे हैं, वहां शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस हुआ था क्योंकि लास्ट में मैंने किया था। तो सीरीज और पैरेलल एक बार देख ले रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल। जैसे हम लोग बात करें अगर कि ये मान लीजिए आपके सामने एक सर्किट है, दिख रहा है, एंड ये R1 ये R2, तो R1 R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। एक और बात, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आपको ऐसे दे दिया गया, ये मान लीजिए R1 R2, ठीक है। तो अब देखिए यहां से मान लीजिए I करंट इसमें निकलती है, तो सीरीज के क्या मायने होते हैं, सीरीज का क्या मतलब होता है। सीरीज में करंट सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम रहने वाली है, जो करंट R1 में जाएगी वही R2 में जाएगी, बट इसमें बाइफरकेट हो जाएगी, इसमें I1 जाएगी, कुछ इसमें I2 जाएगी, कुछ भी हो सकता है I1 I2,
नो मैटर्स, वो तो डिपेंड करेगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि नीचे का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ऊपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगी। यहाँ पे V1 V2 यहाँ पे वोल्टेज डिफर कर जाएगा, करंट तो सेम रहेगी बट वोल्टेज डिफर कर जाएगा। एंड यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहेगा, यहाँ भी V यहाँ भी V, लेकिन I1 I2 चेंज हो जाएगा। अब इसी को लेके हम लोग मेन जो फॉर्मूला V इक्वल टू IR वाला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सीरीज पैरेलल के कुछ क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। उससे पहले मैं एक मतलब डेली लाइफ से आप लोग को कुछ इसके यूजर्स और डिसयूजर्स बता दूं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे आपने दीपावली में तो अपनी लाइटनिंग की होगी घर पे, तो जो आप लोग बल्ब लगाते हैं दीपावली में वो सीरीज कॉम्बिनेशन के होते हैं। शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो कि अगर उसमें से आप कोई एक बल्ब तोड़ देंगे या बाय डिफॉल्ट या बाय गलती से एक बल्ब टूट गया या खराब हो गया, तो आप देखेंगे कोई लाइट नहीं जलेगी, सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सीरीज में कि अगर एक खराब हो गया, ये मान लीजिए खराब हो गया, तो ये जलेगा ही नहीं, क्योंकि करंट आगे जा ही नहीं पाएगी, तो ये फिर जलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। और इसमें क्या फायदा रहता है, इसमें मान लीजिए एक ये खराब हो गया करंट, लेकिन इसमें तो जा ही नहीं है, तो ये जलेगा। हमारी जितनी घर पे वायरिंग्स की जाती हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करता है, हमारे घर की वायरिंग्स पैरेलल में होती हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हॉट्स में, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कि घर की वायरिंग किस तरह होती है, वो होती है पैरेलल में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा तो होता नहीं कि बल्ब खराब हो गया तो पंखा भी चलना बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया फिर भी फैन चल रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल की कनेक्शन है। दूसरा इसका एडवांटेज होता है सीरीज का, कि सीरीज में इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि सीरीज में हम लोग को कोई अलग अलग स्विच नहीं होती, मतलब एक स्विच होती है बस। जैसे जो बिजली लगाते हैं हम लोग दीपावली में, उसकी सिर्फ एक स्विच होती है, उसको ऑन करते हैं पूरा बल्ब, उसको ऑन करते हैं पूरा ऑफ। और फिर उसके बाद हम लोग जो घर की वायरिंग करते हैं, जैसे ये हाउस मतलब वायरिंग किया, तो इसके हम लोग अलग अलग स्विच बना सकते हैं कि फैन की अलग स्विच है, उसकी अलग स्विच है। तो ये दो काम हम लोग सीरीज और पैरेलल में अलग अलग कर सकते हैं। इतना अब सीरीज में हम लोग को थोड़ा वोल्टेज भी कम मिलता है, उतना नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 220 वोल्टेज दिया, बैटरी लगाई 220 वोल्टेज की, पर मिलेगी आपको बट पे, मतलब थोड़ा आधा जैसे 110 या कुछ भी 120 60 ऐसे, मतलब 180 की लगाई तो, और यहाँ पे हम लोग को सेम मिलेगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। अब हम लोग कुछ मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल के। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज पैरेलल के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ये एक है, अब हमें यहाँ पे आई निकालनी है, तो आई के लिए हमें V पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, यहाँ भी हमें करंट निकालनी है, इसके लिए भी हमें V पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। R हमें इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सीरीज और कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो हमें उसका इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया था, R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 सीरीज में। तो यहाँ पे अगर I निकालेंगे तो वोल्टेज कितना है 5, R1 प्लस R2 करिए 15, मतलब 1/3, अप्रोक्सीमेट 0.33 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखें 5 5 5 5 सारे 5 के हैं। यहाँ पे अगर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालें, अब देखिए यहाँ पे मिसलेनियस है, थोड़ा सा मतलब हौच पौच कर रखा है, मिला रखा है। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको बहुत मतलब इजी फॉर्म में सर्किट बुलानी। जैसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, तो ये सीरीज में आ जाएगा एक इक्विवेलेंट, फिर ये तीनों सीरीज में होंगे, आप उन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब R इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम लोग ये 5 5 लें तो कितना हो जाएगा, 5 5 का 25, 5 प्लस 5 10, अप्रोक्सीमेट 2.5, अप्रोक्सीमेट का एग्जैक्ट 2.5। फिर मतलब ये जो सर्किट बना हमारा, ये कुछ इस तरह बना कि ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आया ये 2.5, और यहाँ पे हमारी बनी 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब इजी हो गया, अब तो कोई भी कर ले, 5 5 10
प्लस 2.5 12.5, तो जो I होगा वो आ जाएगा 10/12.5। ठीक है, तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ पॉइंट हटाया आपने, 5 2 20, 0 5 2 10 25, 5 4 20, 5 5 0.8 एम्पियर। इजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है। और इसका जो सर्किट एनालिसिस के कोई क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं वो अभी आपके लेवल पे उतने टफ नहीं बनाए जाते हैं, वरना अगर इसके क्वेश्चन बनाना हो तो काफी टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे, हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया दोनों, और अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। आप इसको समझ के इसको समझ लेते, फॉर्मूला इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब पहले कुछ बातें कर लें, जैसे जो बल्ब होता है, बल्ब जलता है हीटिंग इफेक्ट के कारण। आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया किसी गैजेट से तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे जो 10 वाट वाला बल्ब आता है, आपने देखा होगा, जो येलो येलो लाइट देता है, उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसमें जब आप एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी जब देते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो वो एनर्जी देता है हीट के फॉर्म में। जैसे ये बल्ब है, जैसे मैं साइड में यहां बना देता हूं, ये जैसे एक बल्ब है, यहां पे एक फिलामेंट लगा होता है। इस फिलामेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए ये ग्लो करता है। और एक चीज ये कि जैसे ये ग्लो करता है, अब इसमें जो गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैस फिल की जाती है बल्ब के अंदर। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन फिल कर दिया, मान लीजिए, तो अगर इसमें आपने करंट पास किया, हीट जनरेट हुई, तो वो ऑक्सीजन तो एक्सटिंग्विशेबल होती है, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि फायर सपोर्टिंग होती है वो, तो तुरंत बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इनर्ट क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे, जैसे आप लोग हीटर देखते हैं तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि जो हीटर होता है, एनसीईआरटी में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि हीटर है तो उसका हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो नाइट्रोन से बना होता है, वो तो जलता है, बट जो उसके मतलब जो कॉर्ड होते हैं किनारे किनारे लगे होते हैं वो नहीं जलते हैं। ऐसा क्यों? ग्लो करते हैं क्योंकि जब एक चीज, वही चीज ग्लो करी जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट को जाने में दिक्कत होगी, करंट जितना जाने में दिक्कत होगी वो उतना एनर्जी लॉस करेगी, जितना एनर्जी वो लॉस करती है वही हमको ग्लो के फॉर्म में, या हम लोग जो भी एनर्जी या हीट देखते हैं, लाइट देखते हैं, उसी का फॉर्म वो हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया मतलब हीटिंग इफेक्ट का फायदा, कि अगर हीट हो रही है तो हमें लाइट देखने को मिलती है। अब हम लोग जैसे वर्क होती है वो एक एनर्जी ही है, तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट मतलब एनर्जी को ही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे वर्क जो होता है वही एनर्जी होता है। अब हम लोग को जैसे हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हीटिंग इफेक्ट H में लिख रहा हूं, वही एनर्जी है, उसी को हीटिंग इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहां पे हम लिख दें कि वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर होता है V इनटू I। तो H का जो फॉर्मूला होता है हीट का वो होता है VIT, पावर होता है V इंटू I। I को जैसे Q इंटू T लिख सकते हैं, QIT। तो VQIT पावर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और VIT। अब यहां से आप ओम्स लॉ लगा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं हीटिंग का। जैसे अगर मैं V को चेंज करके IR रख दूं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, V इक्वल टू IR कर दिया। यहीं पे अगर हम I को V/R कर दें तो V, अगर हम देखें यहाँ पे, मतलब अगर हम इस I को चेंज करते हैं, इस I को लिखते हैं I को V मतलब V/R, इस I को चेंज करके V/R रखते हैं तो ये जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा V²/RT। तो ये हम लोग के पास हीट का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला है, आपको कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो एनर्जी होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। फिर पावर का फॉर्मूला VI, तो आप VIT जानते हैं। अगर आपको याद ही रखना है तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए,
ये सब फॉर्मूला बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। V इक्वल टू IR रखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जो कि यहीं से रिलेटेड है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाउ नहीं है, टी है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम लोग यहाँ पे वर्क ये है, एनर्जी है, अगर हम यहाँ पे सब रखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखूं तो टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? आई स्क्वायर आर। मैं अगर v स्क्वायर बाई आर को यहाँ पे रखूं वर्क की जगह, टी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बनेगा क्या हमारे पास फॉर्मूला पावर का? सिर्फ सिंपली ऐसे देखिए कि फॉर्मूला हम लोग को लिखना नहीं, सिर्फ यहीं से आपको देख के पता चल जाएगा। पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास आया v स्क्वायर आर, सॉरी v स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला यहां से आया i स्क्वायर आर, एक ये फॉर्मूला देखिए v i t, यहां पे रख के देखिए इस फॉर्मूले को, t कैंसिल हो रहा है, एक फॉर्मूला हमको मिला pi। एज सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, या तो ये याद हो तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये याद हो जाएगा। कैसे? आपको वर्क पता होगा तो आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर मिल जाएगा। ये पावर का फॉर्मूला पता है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसी में आप सब में टी बढ़ाते चले जाइए, आपको एनर्जी मिल जाएगा। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही H, सिंपली H इक्वल टू VIT, सिंपल है, इतनी सी बात थी। ये सब फॉर्मूले लोगों को बहुत परेशान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, पूरे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, सिर्फ V इक्वल टू IR याद रखें, एक फॉर्मूला याद रखिए, पूरे फॉर्मूले डिराइव करें, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट डिस्कस करेंगे। हम लोग ने इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस कर ली, अब कॉमर्शियल यूनिट डिस्कस करें। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जैसे जानते हैं आप कि वॉट बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ फैन चलता है और बिजली चलती है या फ्रिज, गीजर, कुछ भी, ये लोग मतलब हाई वॉट के होते हैं। तो हम लोग को इसलिए क्या मतलब यूज हुआ, हम लोग को किलो वॉट यूज करना पड़ा। अब हम लोग को किलो वॉट यूज करना पड़ा, मतलब बड़ी यूनिट चाहिए होती है बड़े कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक बिल भी पे करना होता है। जैसे जब आप लोग सुनते होंगे घर पे अपने पेरेंट्स से कि घर का बिजली आया 2 यूनिट, 3 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, जितने भी यूनिट हो। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कि जब कोई जो एप्लायंस होता है, जो कोई एप्लायंस है, जैसे गैजेट है, कोई भी फैन है, तो अब 1 यूनिट, जब कोई भी एप्लायंस 1 वॉट का होता है, तो 1 वॉट का जो एप्लायंस होता है, जब 1 यूनिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट को हम लोग कहते हैं जैसे 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर। लेकिन जब कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे यूज करना है, तो बड़ा यूनिट यूज करना है, तो हम लोग यहाँ 1 किलो वॉट आवर यूज करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब एक वॉट का कोई भी गैजेट है, जैसे फैन, जब एक फैन तो 1 वॉट का नहीं होता, ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जब कोई गैजेट 1 वॉट का 1 घंटे के लिए चलता है, 1 घंटे के लिए उसको हम लोग यूज में लाते हैं, तो जो बिजली खर्च होती है या जो एनर्जी खर्च होती है वो 1 यूनिट होती है। मतलब 1 वॉट का जब 1 घंटे के लिए यूज होगा तो 1 यूनिट, या 1 किलो वॉट का जब 1 घंटे के लिए यूज होगा तो 1 यूनिट बनती है। अब यहाँ पे हम लोग को कॉमर्शियल यूनिट पता चल गई क्या है, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर, जैसे अगर 1 वॉट आवर की बात करें, 1 वॉट आवर, ये 1 वॉट आवर मतलब पावर इनटू टाइम लिखा हुआ है, तो पावर इनटू टाइम क्या हो गया, एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या हो गया, जूल, ठीक है, ये हो गया 1 वॉट आवर इक्वल्स टू जूल, 1 जूल, क्योंकि पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी होता है। अब हम लोग को किलोवाट आवर को अगर चेंज करना है तो 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000, 1 आवर में कितने सेकंड, सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा, सेकंड होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सेकंड होगा, तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट इनटू 1 आवर में कितने सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वॉट सेकेंड। ये 6 6 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 पावर 5, या हम लोग इसे ऐसे ले सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, क्योंकि वॉट सेकेंड बराबर होता है जूल। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और मार्केट में बल्ब आते हैं जैसे, या ट्यूबलाइट आती है, तो इन लोग की रेटिंग होती है, जैसे कितने वॉट के हैं या कितने इनकी कंजप्शन है, कितने वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो ये लिखा होता है, उसे रेटिंग कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि कोई 50 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ये जो सस्टेन कर सकता है वो है 50 वॉट, और जो मैक्सिमम वोल्टेज सस्टेन कर सकता है वो है 220 वोल्ट। इससे ज्यादा दोगे तो वो तो बस्ट हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे कितनी बिजली खर्च होगी कॉमर्शियल यूनिट में, तो एक यूनिट की प्राइस बता देंगे, फिर आप एक यूनिट निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि अ गैजेट, आप कुछ भी मान सकते हैं, फैन, बल्ब, ड्रॉ करंट इक्वल टू 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड करंट ड्रॉन when 110 वोल्ट सप्लाई कनेक्टेड। आप वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग को करंट दे रखा है I इक्वल टू 3.4 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो हम लोग यहाँ से क्या रजिस्टर निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स R होगा क्या, V अपॉन I, यहां से R निकल गया हमारा। अब इस R को हम यहाँ पे यूज करें, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो तो आप सप्लाई चाहे चेंज कर दीजिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये करंट निकालने के लिए I यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूँ, नया करंट कितना होगा, V कितना था, V 110 दे रखा है कि अब 110 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, अपॉन 220 इंटू 3.4। समझ में आया, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.7 एम्पियर। सिंपल था, कोई ऐसा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, मतलब उसे फोल्ड कर दिया गया, ऐसे था ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, इसको भी आप सॉल्व करिए। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। जैसे 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, अब आप देखिए आपने एक वायर लिया उसको डबल कर दिया तो लेंथ हाफ हो गई होगी। तो पहले मान लीजिए 6 ओम था, तब हम लोग जो फॉर्मूला रो एल बाई ए था वो लगाते हैं, रो एल बाई ए। ये क्वेश्चन 1 6 ओम, मान लीजिए नया रेजिस्टेंस R है, तो R क्या होगा, रो, अब जो नई लेंथ है L डैश, तो L डैश तो हाफ हो गई होगी क्योंकि ऐसे आपने फोल्ड कर दिया, तो अगर मान लीजिए L था तो L बाई 2 हो गया, तो इसको हम लोग L बाई 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए जैसे ये कॉपी है, ऐसे था वो, ये लेंथ थी, अब मैंने इसको किया तो हाफ हो गया, तो पहले एरिया इतना था, अब जब मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया तो एरिया डबल हो गया कि नहीं हो गया, एरिया डबल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इंटू ट्वाइस ऑफ ए इंटू 2a लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L बाई 4a। अब हम लोग इक्वेशन 2, अब रो L बाई a की वैल्यू 6 थी, अब यहाँ पे रो L बाई a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो न्यू R डैश आएगा वो कितना आएगा, 6 बाई 4,
मतलब कितना 4 1 जा 4, 2 आया 0.5, 1.5 समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको रफ करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ। ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वाट। भाई जो मैंने बताई थी बात एक कि बल्ब है, बल्ब पे रेटिंग पहले से होती है, मार्केटेड होती है, जब आप लाते हैं तो एक रेटिंग होती है उस पे कि कितने मैक्सिमम वोल्ट और वॉट पे वो वर्क कर सकता है। तो ये वो रेटिंग दे रखी है बल्ब की 220 वोल्ट और 100 वॉट। व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ये आप लोग को दे रखा है कि अगर ये हम 110 वोल्ट यूज करें तो कितना होगा। आप इसको पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सॉल्व कैसे होगा, हम लोग यहां से रेजिस्टेंस निकालें। आप सबसे पहला काम करा करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में। देखिए जैसे रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, V²/R, हमको V दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। अब देखिए यहां से R को लिख सकते हैं V²/P, ये होगा 220 × 220 अपॉन 100 कैंसिल, 20 × 22 आई थिंक 484। तो आप ये 484 यहाँ पे ओम आ गया रेजिस्टेंस। फिर हम लोग को रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर कंज्यूम निकालना है जब ये वोल्टेज देगा। अब हम लोग फिर पावर का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, V²/R, क्योंकि हम लोग को रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज इन्होंने पहले से दे रखा है। जैसे ये देखिए 110 वोल्ट है तो 10 × 110 अपॉन 484, ठीक है। अब ये हो गया 11 का कितना होता है 121, 00 484। इसको आप किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको आप 4 से कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। फिर उसके बाद या आप इसको 11 से कर सकते हैं, 11 4 जा 44, 4 आया, 11 4 जा 11 जा ये हुआ। अब आप 44 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 होगा 25 आई थिंक सो 25, हाँ 25, तो इसका आंसर आएगा 25 वॉट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए, और आप आगे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके कई सारी बुक अच्छी बुक्स अवेलेबल है। पहले तो आप एनसीईआरटी क्लियर करने की कोशिश करिए, उसको रीड करिएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा है काफी अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। फिर उसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है आज। आप ये वीडियो देखिएगा और जो पार्ट 1 है उसको भी देखिएगा, तो आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स फिर भी होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो हम उनको जल्द से जल्द सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा और हमारे एजुकेशन प्लानेट पे उसको अपलोड कर दिया जाएगा।